हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज आपके लिए मैं कैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जैसे कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। आप देखिएगा यहाँ से जीएस से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि आप पेपर के एग्जाम में बैठे हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में आएंगे और ऐसे ही आपको करना होगा। क्वेश्चन को समझो तो यही आपका पेपर होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने यहाँ क्वेश्चन को सबमिट किया है। एकदम टू कॉपी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही एक कुछ क्वेश्चन नॉर्मल लेंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक, कुछ हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। एकदम मिक्सअप करके मैंने ये क्लास आपके लिए बनाई है। तो आशा करते हैं कि आप अपना इस क्लास पर आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे। जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके जो पेपर में हूबहू ऐसे ही पेपर आपको मिलने वाला है और ऐसे ही थोड़े से मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी कठिन क्वेश्चन आपको पहला ही मिल गया है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाला मंदिर, जो जो आपका दिलवाड़ा का मंदिर है, वो निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किसका प्रसिद्ध है, वो जैन का ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज चौहान ने डेस 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 से विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ में विवाह किया था? तो क्या हो जाएगा साथियों आंसर? ऑप्शन सी। तो संयोगिता के साथ में पृथ्वीराज चौहान की जो विवाह हुआ था। ठीक है, और उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। आगे चले, अगले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या है कि पहले आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन उठाता है। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? सभी को पता है कि ये पुलकित द्वितीय था। पुलकित द्वितीय जिसे कहा जाता है कि इस वंश का सबसे महान शासक था, वो था पुलकित द्वितीय। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? वो था चालुक्य द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में। आगे देखिए, ये आपका बहुत ही पुराना और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। ये जो क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिख रहा है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मौत हो गई थी? कह लीजिए तो सबसे ज़्यादा जो बार पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि चौगान या पोलो खेलते खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, या इस पोलो और चौगान खेलने का प्रचलन किसके काल में आया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो ये 1206 से 1210 तक था। और इसी के समय में चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, किसका शासक था? गुलाम वंश का शासक था। यही आपके लिए पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने किस चीज को बनवाया था? तो इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दिख रहा होगा। दीन ए इलाही को प्रारंभ करने का श्रेय किसे था? तो किसे था दीन ए इलाही को प्रारंभ करने का श्रेय? वो था अकबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था? वो आपके अकबर नाम था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रंथ नहीं थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उग्रपंथी नहीं थे, सॉरी, आपको दिख रहा होगा उग्रपंथी नहीं थे।
एक दो दल बने थे, एक बना था नरम दल और एक बना था नरम दल जब कांग्रेस। अब देखिए 5 नंबर आपके क्या हो गए, प्राचीन इतिहास के 5 क्वेश्चन हो गए, 5 वहाँ से, फिर 5 आपका क्या आएगा, 5 आपका राष्ट्रीय आंदोलन से बनेंगे। कहाँ से आते हो, राष्ट्रीय आंदोलन से। तो अब आपका राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उप उग्रपंथी नहीं थे। तो ये सभी को पता है कि इसमें कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके उदारवादी थे। कौन थे, उदारवादी में जो सम्मिलित थे वो कौन थे, वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी से। बाकी सब बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उग्र उद्धव सिंह, ये सब किस में थे, ये गरम दल में सम्मिलित थे। तो उग्रवादी या फिर उदारवादी में गोपाल कृष्ण गोखले सम्मिलित थे। ये किसके गुरु थे, ये गांधी जी के गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया। बहुत ही कम लोगों को इसका आंसर पता है कि जो अमृतसर की संधि हुई थी वो कब की गई थी। तो मैं बता देता हूं कि ये कब की गई थी साथियों, 1809 में की गई थी। अमृतसर पर संधि कब की गई, ये आपका हो जाएगा 1809 में की गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 1809 में ये हस्ताक्षर किए गए थे अमृतसर पर। ठीक है, आगे आपको दिख रहा होगा श्रीमंत गांधी किसे कहा जाता है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा 8 नंबर, श्रीमंत गांधी किसे कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, श्रीमंत गांधी। तो ये किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, श्रीमंत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कर जिसमें बिक्री तो है पर इंजन नहीं है, ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1935 का एक अधिनियम आया था, सभी को पता है इस अधिनियम के बारे में। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया है, क्योंकि 1935 में ही उसमें एक अधिनियम आया था जिसमें कहा गया था कि कार जिसमें एक ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किसके द्वारा कहा गया था, यही कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन है इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को लगा लो। ठीक है, आगे देखते हैं, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। ये भी आपका राष्ट्रीय आंदोलन से ही क्वेश्चन है, और इसको क्या था, लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनको किसकी उपाधि मिली हुई थी, लोकमान्य की उपाधि मिली हुई थी। और इन्हीं को गणेश महोत्सव का प्रारंभ करने का किसने किया था, तो वो किया था लोकमान्य तिलक ने किया था। ठीक है, अब आपका क्या आएगा, अब आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि 5 और 5 आपका प्राचीन और 5 राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो गया। यहाँ 10 से अब आपका वहाँ मिलेगा क्या, वो मिलेगा आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको जितने भी 50 नंबर जीएस के आने वाले हैं, करंट स्टैटिक और इतिहास को मिलाकर मैं वही कराऊंगा जीएस के टॉपिक को। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है साथियों, ये आपको बतानी है। तो ये यमुना नदी जो है ऑप्शन बी बंदर पूछते, ये उद्गम स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है, सबसे सूखा स्थान कौन सा है, वो हो जाएगा लेह। लेह कहाँ पे है साथियों, लद्दाख में लेह एक जिला स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे आगे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ऐसे आपका आ सकता है, एक क्वेश्चन आता निश्चित है, अब वो किस में दे दे सुमिलित करने के लिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा सुमिलित करने के लिए। मैं आप खुद से इसको टिक करोगे, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे आप इसको सही से पढ़ के टिक कर लोगे। ठीक है, आगे देखिए आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन में है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मैक्सिमम जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों? जो एशिया, दक्षिण एशिया का, वो हो जाएगा थार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो है थार। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वो काटती है जायरे। जायरे नदी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे आपको दिख रहा होगा मेक इन इंडिया पहल शुभारंभ कब किया गया? इस पर लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? ये कब किया गया था साथियों? ये आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन करके यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों में 2014 दिया हुआ है, सितंबर 2014 और मार्च 2014। और सभी बच्चों को 2014 ही पता होता है, लेकिन यहाँ आपके लिए अच्छी बात है कि आपके लिए कन्फ्यूजन यहाँ ही आपको दिख गया है, तो आप वहाँ गलती नहीं करोगे। क्या लगाओगे? सितंबर 2014। मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में स्टार्ट की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सभी के लिए आगे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये देखिए नाबार्ड, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि नाबार्ड आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? ये आपका 1982 में की गई है। और इसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कर जाओगे। अगर कोई पूछे जाने वाले क्वेश्चन में है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और ये किस किस समिति के सिफारिश पर बनी थी? तो ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी नाबार्ड। इसके अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू और इसकी स्थापना 1982 में हुई है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया? भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? यह आपका क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय किया गया था। ये कब किया गया था यही आपसे पूछ रहा है, तो ये 2017 में किया गया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, कितनी बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है? श्वेत क्रांति का जनक हर बार पूछता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग बता दीजिए ये किसे कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक? ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? MS स्वामीनाथन को। और श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। ये 2 नाम आपको नंबर दिलाने वाले हैं, लगा दो वेरी इंपॉर्टेंट करके। ये जो 2 नाम है वो आपको 1 नंबर दिलाएंगे पेपर में। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वो है वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, आगे चलें, कोई डाउट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है। राजकोषीय जो घाटा होता है उसका क्या अर्थ होता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, यही कहलाता है राजकोषीय घाटा। कि जो सरकार के कुल राजस्व होते हैं और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है यही कहलाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसको आइए करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ दिखेगा। अब आपके जो पॉलिटी के 5 नंबर आने वाले हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिटी से बनाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार संविधान से लिया गया है। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो कहाँ से लिया जाता है? वो आप लोगों को क्या पता है कि वो कनाडा से लिया गया है। जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से
आपके क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है, जो भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो भाग 3 में रखा गया है। और क्या चीज़ें ली हुई है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया साथियों, संविधान में संशोधन, भाग 20 में ये रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? जो मैंने अभी यहाँ बताया वही क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया। मैंने क्या बताया था कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया, भाग 20 में रखा गया है, और यही अगला क्वेश्चन आपके सामने बनकर आ गया, भाग 20। जो संविधान संशोधन से संबंधित है वो भाग 20 है, कहाँ से लिया गया साथियों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे चलते हैं, आपके आगे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के जाना है आपको। तो क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आपका आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो कैसे किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति का जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे संविधान सभा के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? ये सभी को पता है कि सरकार के कितने अंग हैं, इसमें बताने की जरूरत कोई नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यही 3 अंग इसमें सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल कितने अंग हैं ये आपको पता हो गया है कि कितने हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? डायोप्टर किसकी SI इकाई है? यही क्वेश्चन पूछता है डायोप्टर। अब देखिए ये आपका आ गया फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। किसके साथियों? फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ऐसे पूछेगा साधारण चीज़ें कि डायोप्टर किसकी इकाई है, ध्वनि किस में नापा जाता है, डेसिबल में क्या होता है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा और यही सारे आंसर आपको देने होते हैं। तो डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई होती है? वो आपको बतानी है किसकी होती है, लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ यदि एक लोटक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समअवधि डैश में क्या होती है? तो क्या होगी साथियों, ये अपवर्तित रहती है। ठीक है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी जो समय अवधि होती है वो डैश 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 करके दिया हुआ क्या भरा जाएगा, अपवर्तित रहती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीधा कई बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है साथियों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका आंसर। बिल्कुल आप बी ऑप्शन को लगा कर जाइएगा, याद करके जाइएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ठीक है, आगे आपको दिख रहा होगा कि नियमित जो विटामिन बी, ठीक है, जो ग्रुप का होता है विटामिन ए है, जो कभी से कौन सा रोग होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ गया है कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है जो कमी से कौन सा रोग पैदा करता है। ठीक है, तो कौन सा रोग पैदा करता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्लेगा जो रोग है वो पैदा करता है। विटामिन की खोज किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए, फंक के द्वारा की गई थी विटामिन की खोज।
विटामिन ए, बी, सी और डी की खोज किसने की थी, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विटामिन ए की जो खोज है, ए और बी की खोज है, ये मैकुलम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा साथियों, मैकुलम के द्वारा की गई है। विटामिन सी की खोज हॉकिंस के द्वारा की गई है, सॉरी होलकर के द्वारा की गई है। क्या है, होलकर के द्वारा की गई है, सॉरी ठीक है, होलकर आप लोग लगा लीजिएगा, किसके, होलकर के द्वारा की गई है। और डी है जो, वो हॉकिंस के द्वारा की गई है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ए और बी मैकुलम, ए और बी की खोज किसने की है, मैकुलम, सी की खोज किसने की, होलकर, और डी की खोज किसने की है, ये आपके की है हॉकिंस। तो ये 4 विटामिन की जो खोज है वो आप याद करके जाओगे। विटामिन की खोज किसने की, फंक के द्वारा की गई थी, ये याद करके जाओगे। ठीक है, कुछ विटामिन के आप रासायनिक नाम भी याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन दिखेंगे। क्या है साथियों, करंट के क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे कि कैसे क्वेश्चन करंट के आपसे पूछे जाएंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का करंट नहीं आएगी और ना ही एकदम इजी आएगी, थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आपकी करंट आने वाली है। क्योंकि पेपर में 40 लाख विद्यार्थी हैं, तो ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट बनने वाला है। फरवरी 2022 में शुरू किए गए जो सर्व भौगोलिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने कितने जिलों में संचालित किया है। क्या ये किसी को इसका आंसर पता है? अगर किसी को पता है तो आप अपने मन में एक बार ऐसे क्वेश्चन को जरूर टेक करोगे, जिससे क्या हो, आपका जो मनोबल है वो आपका बढ़ जाए। ठीक है, तो चलते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 416 ठीक है जिलों में ये संचालित किया गया है। ठीक है, कितने, 416। आगे चलते हैं, देखते हैं फरवरी 2022 में सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। ये क्या हो जाएगा, अटल सुरंग। ये मैं एक बार आपको पढ़ा चुका हूं, आप इस करंट को एक बार जरूर से रिवाइज कर लो। ठीक है, हेनले पासपोर्ट के द्वारा जो जारी सूचकांक 2022 में है, Q3 में भारत की कौन सी स्थान है। ये मैंने कितनी बार आपको बताया है कि इसमें 87 नंबर पर भारत की रैंक है। कितने साथियों, 87 नंबर पे ये भारत की रैंक है हेनले पासपोर्ट पे। एक पे कौन है, जापान। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAESS का अध्यक्ष चुना गया है। ये आपका हो जाएगा, भारत को चुना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। और आपके लिए ये आपका स्टार्टअप जो है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए करंट का। मई 2022 में कौन सा न्यू बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। कौन सा 100वां बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां। ये जो 100वां है ये आपके लिए अच्छा है कि यूनिकॉर्न कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेन। ठीक है, ओपेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 100वां जो यूनिकॉर्न बन गया है बैंकिंग स्टार्टअप में। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता, क्या है, एथेनॉल का जो उपभोक्ता है वो किस देश को पीछे छोड़कर बन जाएगा, वो बनेगा आपका नल्ला पाक, चीन को छोड़कर। क्या है, नल्ला धोखेबाज को छोड़कर ये बन जाएगा चीन को छोड़ के। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पढ़ते रहेंगे, जितनी आप तैयारी कर पाओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो क्लास को, और क्लास को शेयर करना ना भूलो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में किस स्किल इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्किल इंडिया से, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना वाराणसी में की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है 21 का, लेकिन ये अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इस बार पूछे जाने की प्रबल दावेदारी इसकी मानी जा रही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, एक्सप्रेस के संबंध में कौन सा तत्व सही नहीं है? केवल आपको सही नहीं बताना है। तो 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, ये सही है। इस एक्सप्रेस की लंबाई 340.824 है या फिर लगभग 341 किमी है। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह एक्सप्रेस बलिया के मदीना गांव से, ये गलत आंसर है, ऑप्शन सी। डी में क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेस को सुल्तानपुर से, ये सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें भी यही बताना है कि जो सही नहीं है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 भारत को की तरफ से पहला पदक लेओनिना बोरगोहन ने जीता था, क्या ये सही है? ये गलत है। लेओनिना बोरगोहन ने पहला पदक इसमें नहीं जीता था, तो पहला ही सही हो जाएगा। जो गलत था वो कौन है? पहला ही गलत है। पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन स्पर्धा में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता था, पीवी सिंधु ने। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पर्धा में कांस्य, 40 वर्षों के बाद में इन्होंने कांस्य जीता था। एक इतिहास रचा था भारत की हॉकी टीम ने। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था 87.58 मीटर का भाला फेंक कर। क्या है? 87 नीरज चोपड़ा ने कितने भाला फेंका था साथियों? तो 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड जीता था, ठीक है। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आबू धाबी की राजधानी क्या है? आबू धाबी की राजधानी क्या है? बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि आबू धाबी की राजधानी क्या है। यूनाइटेड अरब अमीरात आबू धाबी की राजधानी है, ठीक है। आगे देखिए, पुष्कर मेला कितनी बार इसको लगवाया है मैंने, इंपॉर्टेंट। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये राजस्थान का फेमस मेला है पुष्कर मेला। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट करके। अंतर्राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। जो रेल संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए साथियों, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या फिर उपन्यास के लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको, और ये हो जाता है बुकर पुरस्कार। उपन्यास अगर कोई लिखता है तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 1084वें जो मा पुरस्कार के लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैंने पढ़ाई हुई है करंट। 66 में क्या हो जाएगा? जो संसद के कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर लगाओ, छपने वाला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट करके लगा लो कि ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नंबर देखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा, किसे प्रदान किया गया है? ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए दामोदर मोजा। ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर मोजा। 57वां ज्ञानपीठ है। आपसे क्रम भी पूछ सकता है कौन सा है 57 और किसे दिया गया? दामोदर मोजा को दिया गया। और 56वां किसे दिया गया था? नीलमणि फोंपड़ को दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों याद करके जाओगे, ठीक है। आगे आपको दिख रहा होगा 68वां क्वेश्चन, मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं जो विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता था? ऑप्शन ए भारत ने जीता था, ठीक है। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आगे जो दिख रहा है ये अति इंपॉर्टेंट है। क्या लगाओगे? इंपॉर्टेंट करके लगाओगे। गणतंत्र परेड 2022 में राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। आगे एक क्वेश्चन सिर्फ यही आपका अंतिम क्वेश्चन दिख रहा है कि जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 में चैंपियन वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये आपको बताना है, या आपके लिए खुद के लिए जो आपको खुद इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और
जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। तो ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यही आपका जो मोटिवेशन होता है वो हम लोगों को और अच्छी क्लास और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो थैंक यू आप सभी के लिए, आपके प्यार और सहयोग के लिए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को पेट के पेपर के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट साथियों, आप निश्चित अच्छा करके आओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।